वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और एक वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट जो है, ये दो एक्ट्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन जब हम स्टार्ट करें, उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपको डिस्प्यूट का मतलब जो है पता होना चाहिए। डिस्प्यूट का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी विवाद जो इंडस्ट्री के अंदर हो रहा है उसको हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कहते हैं। तो किसी भी विवाद के कारण अगर इंडस्ट्री में कोई पीस और हार्मनी में कोई भी दिक्कत आती है या फिर कोई भी झगड़ा होता है, चाहे वो एम्प्लॉयर्स के बीच में हो, एम्प्लॉयज के बीच में हो या एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में हो, तो उन सब डिस्प्यूट्स, उन सब विवादों को सॉर्ट आउट करने के लिए हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अकॉर्डिंगली उसको सॉल्व करते हैं। इसका एक ओवरव्यू यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहा है कि ये जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इसका पूरा नाम है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। तो एन एक्ट टू मेक प्रोविजन फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एंड फॉर सर्टेन अदर पर्पसेस। तो इसका मतलब यह है कि जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते हैं इन द इंडस्ट्री, तो उनको सेटल करने के लिए, उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये जो है एक्ट जो है लागू किया गया फॉर द इंडस्ट्रीज, और इसका पूरा नाम है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। अगर 1947 के जितने भी एक्ट्स हैं उसमें देखा जाए तो साइटेशन वाज एक्ट नंबर 14, और इसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा जो है इनेक्ट किया गया। और इसमें कुछ और डेटा भी दिया हुआ है कि 11 मार्च 1947 इज द डेट ऑफ इनेक्टेड एंड असेंटेड, और इसको जो है लागू किया गया, कमेंस किया गया 1 अप्रैल 1947। तो एक थोरोली थोड़ा सा ओवरव्यू है इसका, थ्योरी है। लेट अस कम डायरेक्ट टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एक्ट कि इस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है फर्स्ट पॉइंट में अगर आप थोड़ा सा पढ़ के देखेंगे, इज टू सिक्योर इंडस्ट्रियल पीस एंड हार्मनी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडस्ट्री के अंदर जो है वो पीस बना रहे, हार्मनी बनी रहे आपस में, बाय प्रोवाइडिंग मशीनरी एंड प्रोसीजर फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स बाय नेगोशिएशंस। तो जो इन्वेस्टिगेशन होगा, अगर किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट हो जाता है, चाहे वो किसी एक्सीडेंट की वजह से हुआ हो, चाहे वो वेजेस या इंसेंटिव्स की वजह से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में हुआ हो, या किसी तरह का स्ट्राइक जो है उस वजह से, जिस तरह का भी डिस्प्यूट है उसको सेटल करने के लिए पूरा इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर जो है ये प्रोवाइड करता है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंडस्ट्री के अंदर पीस और हार्मनी बनी रहे ताकि आपका प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो हैम्पर ना हो। दूसरा ऑब्जेक्टिव जो ये है, दिस एक्ट डील्स विद द रिट्रेंचमेंट प्रोसेस। रिट्रेंचमेंट प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब ये है कि जब हमारे जो एम्प्लॉयज है उसका रिट्रेंचमेंट मतलब उनको काम से रोकना, उनको निकालना, ले ऑफ्स करना, या उन कभी ऐसा होता है कि जब आपस में ना बने तो स्ट्राइक्स हो जाते हैं। तो क्या रूल्स फॉर स्ट्राइक्स हैं और लॉकआउट्स, ये भी मैं आपको बताता हूं कि स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स क्या होते हैं इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो इस तरह के जो रिट्रेंचमेंट प्रोसेसेस में जो है ये डील करता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ताकि आपकी इंडस्ट्रियल जो पीस है या हार्मनी है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, जो आपका बिजनेस चल रहा है प्रोसेस, उसमें कोई भी जो है किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। इसमें देखिए ये जो एक्ट है ये तो बहुत बड़ा है, और इसका पूरा अगर जिस किसी को एक्ट पढ़ना हो तो मैं जो है DEIFOE.org पर, वहाँ पर पोर्टल पर अपलोड कर दूंगा, तो यू कैन रीड इट थॉरोली। बट यहाँ पर जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो इम्पोर्टेंट है उसी चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि सेक्शन 2A के अकॉर्डिंगली इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट क्या है, वेयर एनी एम्प्लॉयर डिस्चार्जेस, डिसमिसेस, रिट्रेंचेस। कुल मिला के जब हम किसी इंडिविजुअल वर्कमैन को, एम्प्लॉय को टर्मिनेट करते हैं उसकी सर्विसेज से, कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है जिसमें कि जो वर्कमैन है, जो एम्प्लॉय है, वो अपने एम्प्लॉयर से किसी वजह से जो है विवाद कर बैठता है, डिस्प्यूट हो जाता है, या ये भी हो सकता है कि आपस में दो गुट बन जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि मूवीज में भी दिखाया गया है बॉलीवुड की, कि जो एम्प्लॉयज हैं उसमें अलग अलग तरह के जो है गुट बन जाते हैं और आपस में जो है किसी वजह से कुछ डिस्प्यूट जो है पैदा हो जाता है।
तो उन सब वजह उन सब दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए जो है हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अकॉर्डिंगली हम इस एक्ट को वहाँ पर लागू करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली उसके सेक्शंस के अकॉर्डिंगली जो भी हमारा जो भी डिसीजन है वो हम लेते हैं। तो जितने भी डिसीजंस डिस्प्यूट्स के अकॉर्डिंगली डिस्प्यूट्स के जो होंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अकॉर्डिंगली ही सारे डिसीजंस लिए जाते हैं इन द कोर्ट और इन द इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है इसका जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है जो फाइनली वो 2009 में लेटेस्ट अमेंड हुआ था और इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा ऑन 26 फरवरी 2009 बाय द मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट श्री ऑस्कर फर्नांडिस। तो ये जो है बिल पास हुआ लोकसभा में ऑन 10 अगस्त 210 और राज्यसभा में 3 अगस्त 2010। बड़ा ही थ्योरेटिकली है, इसको समझने या समझाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा रट्टा है कि कुछ डेट्स हैं इसमें, जैसे कि सीए या आपके क्यूटीज में जो आपके सीएज होंगे या जो आपके डीएचएज होते हैं, तो उसमें इस तरह के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आ जाते हैं कि कौन सी डेट्स हैं। तो कई बार ऐसा आ भी जाता है, कई बार नहीं भी आता है। तो ये थोड़ा सा आप थ्योरेटिकली आप इसको चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं कि ये बिल का अमेंडमेंट कब हुआ लेटेस्ट और कब जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया, किसके द्वारा किया गया और लोकसभा में या राज्यसभा में कब जो है इसको पास किया गया। द टॉपिक नेक्स्ट इज स्ट्राइक्स। स्ट्राइक कोई नया वर्ड नहीं है किसी के लिए। स्ट्राइक बेसिकली क्या होता है कि जब किसी भी वजह से कोई डिस्प्यूट हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल जो आपका एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर किसी वजह से जो वेजिस को आपका इम्प्रूव नहीं कर रहा है, जो आपकी सैलरी है उसमें कोई भी इंक्रीमेंट नहीं कर रहा है, तो आपके जो वर्कमैन है, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, वो इस वजह से स्ट्राइक कर सकते हैं, मतलब विद्रोह कर सकते हैं किसी तरीके से एम्प्लॉयर्स के साथ कि उनके जो वेजिस हैं, जो उनकी जो सैलरीज हैं, उसमें इंप्रूवमेंट क्यों नहीं किया जा रहा, उनके इंक्रीमेंट्स क्यों नहीं लग रहे हैं। या फॉर एग्जांपल अगर अभी 10,000 रुपये महीना अगर कोई एम्प्लॉय कमा रहा है, तो सारे के सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं मिलकर अगर स्ट्राइक कर दें, स्ट्राइक मतलब विद्रोह कर दें ताकि काम नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट, उनका जो डिमांड है वो ये है कि 10,000 से वो 12,000 रुपये जो है महीना उनकी तनख्वाह कर दी जाए। तो उस किसी एक कोई भी मुद्दा इस तरह का हो सकता है, ये मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दिया कि सैलरी का एक मुद्दा हो सकता है। इसी तरह से हो सकता है कि बेटर मशीन्स के बारे में, या हो सकता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी फैक्ट्री प्रोडक्शन प्रोसेस में जहाँ पर ठंडे पानी की सुविधा ना हो, तो उसमें हो सकता है कि उस वजह से स्ट्राइक कर दी जाए कि ठंडे पानी की जब तक मशीन नहीं लगेगी तो हम काम नहीं करेंगे। तो कोई भी मुद्दा जो है उठाकर वो जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कमैन्स हैं, दे कैन मेक अ स्ट्राइक। तो स्ट्राइक अकॉर्डिंग टू दिस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, उसके जो सेक्शन 2 में जो है ये एक पॉइंट है कि स्ट्राइक मींस अ सेसेशन ऑफ वर्क बाय अ बॉडी और पर्सन। देखिए ये जो सारी लैंग्वेज है ये एज इट इज आपके एक्ट में लिखी हुई है। तो अगर आपको कई बार मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट जो है एज इट इज यहाँ से रट्टा मार के एज इट इज लिख देते हैं कि सेक्शन 2, और लेकिन उसके बाद इस डेफिनेशन में चेंजेस कर देते हैं, तो उस कंडीशन में जो है इसको गलत माना जाएगा। तो बेटर है कि या तो आप एज इट इज पूरा का पूरा लिखिए, और अदरवाइज आप सेक्शन मेंशन ना कीजिए कि एज पर द सेक्शन 2 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। अगर आप ये लिखते हैं तो उस कंडीशन में, इस डेफिनेशन में या इस एक्सप्लेनेशन में कोई भी चेंज आप ना करें। तो दिस इज वन सजेशन। अदरवाइज डायरेक्टली आप स्ट्राइक को एक्सप्लेन कर सकते हैं इन योर ओन वर्ड्स। तो स्ट्राइक मीन्स अ सेसेशन ऑफ वर्क बाय अ बॉडी ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री एक्टिंग इन कॉम्बिनेशन और अ सर्टेड रिफ्यूजल अंडर, मैं डायरेक्टली वैसे आपको समझाने की कोशिश करूं कि आपके एक, दो, तीन, 10 तरह के 10 या 15 जो लोग हैं, एक पूरा ग्रुप जो है वो काम करने से जब मना कर देता है टू द एम्प्लॉयर, आपके इंडस्ट्री में जो भी प्रोसेस है उसमें काम करने के लिए रिफ्यूज कर देता है, मना कर देता है, और हो सकता है कि वो 10 लोग हो सकता है वो 20 भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, अगर 100 एम्प्लॉय है तो 100 के 100 एम्प्लॉय जो है रिफ्यूज कर दें काम करने से, जब तक कि उनकी जो डिमांड्स हैं उनको कंप्लीट ना किया जाए। तो उस कंडीशन में जो है वो स्ट्राइक कर सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं और रिफ्यूज कर सकते हैं, ताकि उनका जो काम है जो बन जाए, उनकी जो डिमांड्स है वो कंप्लीट हो, तभी वो जो है अपना प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज व्हाट इज स्ट्राइक। उसके बाद लॉकआउट जो है वो क्या होता है, इट इज अ काउंटर टू स्ट्राइक।
स्ट्राइक की जब मैंने बात की तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कमैन हैं, जो काम करने वाले जो आपके मजदूर लोग हो सकते हैं, एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, वो स्ट्राइक करते हैं कि हम काम नहीं करेंगे जब तक कि उनकी डिमांड्स कंप्लीट नहीं होगी। हाउएवर लॉकआउट जो है वो उसका जस्ट ऑपोजिट है, तो इट इज काउंटर टू अ स्ट्राइक। ये एम्प्लॉयर जो काम करवाने वाला आदमी है वो करता है लॉकआउट, और स्ट्राइक जब है उसको काउंटर करने के लिए उसके अपोज में जो है लॉकआउट प्रोसीजर या जो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि एम्प्लॉयर जो है यूज करता है व्हेन देयर इज स्ट्राइक इन द इंडस्ट्री। तो ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ वर्क स्टॉपेज है जहां पर कि एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉयज को काम करने से मना कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि 10,000 से की उनकी सैलरी है एक महीने की, और एम्प्लॉयज की डिमांड ये है कि वो 12,000 रुपये महीना हो जाए, अदरवाइज ये वो लोग काम नहीं करेंगे। अब 100 लोग अगर इस तरह की स्ट्राइक कर देते हैं, तो 100 लोगों की स्ट्राइक की वजह से अगर 2,000 रुपये प्रति महीना बढ़ रहा है, तो 2,000 गुना 100, तो ये बहुत ही ज्यादा जो है अमाउंट हो जाएगा फॉर द एम्प्लॉयर। तो 2 लाख रुपए जो है ऑटो अगर 2,000 रुपये एक आदमी पे बढ़ाया जाए तो 100 आदमी पे जो है वो 2 लाख रुपए इन्वेस्ट ज्यादा होगा। तो इतना हो सकता है कि प्रॉफिट ना हो, तो उस कंडीशन में एम्प्लॉयर लॉकआउट कर सकता है। लॉकआउट का मतलब ये है कि अब वो जो है इसके काउंटर में ये बात बोलेगा कि अगर आपको 10,000 रुपये महीने पर काम करना है तो यू कैन डू, अदरवाइज देर इज अ लॉकआउट इन द इंडस्ट्री और आप लोगों को कल से काम पे आने की जरूरत नहीं है। तो एम्प्लॉयर ने रिफ्यूज कर दिया एम्प्लॉयज को काम करने से और सीधा मना कर दिया कि ठीक है, प्रोडक्शन जो है आप स्टॉप कर दीजिए। तो एक टेम्पररी तौर पर जो है वर्क स्टॉपेज हो गया, जिसमें कि आपका जो मैनेजमेंट है, जो आपके एम्प्लॉयर है कंपनी के, उन्होंने लेबर के डिस्प्यूट की वजह से काम को टेम्पररीली, जो प्रोसेस है, जो प्रोडक्शन हो रहा है या किसी भी तरह का जो काम है, उसको टेम्पररीली आपने स्टॉप कर दिया। और हर एम्प्लॉयर को जो है इस कंडीशन में हम फैक्ट्री के अंदर, जो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर आने से भी मना कर दिया जाता है ताकि वो बाहर ही रहें, क्योंकि इस कंडीशन में ये विवाद और बढ़ने के, भड़कने के चांसेस होते हैं, जिससे कि वो अंदर आकर मशीन की तोड़फोड़ की जा सकती है। इस तरह का कोई भी जो है वो गलत हरकत जो है वो कर सकते हैं। तो लॉकआउट इज अ काउंटर टू अ स्ट्राइक। तो स्ट्राइक को कंट्रोल करने के लिए वो काउंटर किया जा सकता है। एक केस तो ये हुआ। दूसरा ये हो सकता है कि एक सेटलमेंट कर दिया जाए, नेगोशिएशंस हो जाए कि अगर आप 2,000 रुपये जैसे वो महीने का बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, तो एक सेटलमेंट किया जा सकता है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉयज कि ठीक है, 12,000 तो नहीं किया जा सकता बिकॉज इतना प्रॉफिट नहीं है। आपस में नेगोशिएशंस किए जा सकते हैं, जो आपके जो मजदूर, जो एम्प्लॉयज हैं, या जो आपके जो आपके जो काम करवाने वाले, जो जिनको बोलते हैं कि टॉप, जो उनके लीडर्स कह सकते हैं मजदूरों के, तो वो लोग जो हैं वो अपने मैनेजमेंट से, एम्प्लॉयर के साथ जो है डिस्कशन करते हैं, और उस कंडीशन में ये सेटलमेंट हो सकता है, नेगोशिएशंस हो सकती हैं कि इतना प्रॉफिट तो नहीं है, तो ऐसा करते हैं, आपके इस महीने जो है 500-500 रुपये बढ़ा देते हैं, आप ज़्यादा काम कीजिए, प्रॉफिट अगर हो जाएगा तो आपका 11,000 रुपये प्रति महीना जो है वेतन हम कर देंगे आफ्टर 6 मंथ्स। तो इस तरह का अगर नेगोशिएशन या सेटलमेंट्स अगर हो जाती हैं तो उस कंडीशन में लॉकआउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज ये कंडीशन जो है वो एम्प्लॉयर दे सकता है। वो जो मैंने आपको बताया कि मजदूरों के या जो आपके एम्प्लॉयर्स हैं, उनके एग्जीक्यूटिव जो हैं, या फिर तो उनके जो लीडर्स होते हैं, उनके साथ डिस्कशन करके, सेटलमेंट करके ये बताया जा सकता है कि अगर इस कंडीशन को आप मानते हैं तो ठीक है, अदरवाइज देयर इज अ लॉकआउट इन द इंडस्ट्री एंड कल से जो है काम पे आने की जरूरत नहीं है। तो इस कंडीशन में जब एम्प्लॉयज को पता चल जाएगा कि अब जो है ये कंडीशन जो हमने रखी थी उसको पूरा नहीं किया जा सकता, तो इट इज पॉसिबल कि वो अपनी स्ट्राइक को रोक दें और डिमांड जो है अपनी थोड़ा सा नेगोशिएट कर लें। ओके, तो देयर इज अ डिफरेंस डिफरेंट फ्रॉम अ स्ट्राइक इन विच एम्प्लॉयज रिफ्यूज टू वर्क। तो यहां पर स्ट्राइक में एम्प्लॉयज ने काम करने से मना किया था, बट लॉकआउट में एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉयज को काम करने से मना कर दिया। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइक एंड लॉकआउट। तो लॉकआउट को इंप्लीमेंट करने के क्या तरीके हैं? सिंपल, यहां पर 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। पॉइंट नंबर 1 इज टू रिफ्यूजिंग टू एडमिट एम्प्लॉयज ऑन टू कंपनी प्रेमिसेस। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ऐसा हो सकता है कि इस कंडीशन में, इस तरह के डिस्प्यूट्स में, अगर एम्प्लॉयज जो हैं उनकी डिमांड्स कंप्लीट नहीं होती, पूरी नहीं की जाती, तो अगर वो कंपनी के प्रेमिसेस में आ जाएं तो उस कंडीशन में वो तोड़फोड़ कर सकते हैं।
विवाद बढ़ सकता है, एक दूसरे के साथ मार पिटाई की जा सकती है। तो इस कंडीशन में एम्प्लॉयज़ को कंपनी के प्रेमिसेस के अंदर आने की परमिशन नहीं दी जाती, उन्हें बाहर ही रहने दिया जाता है। तो दिस इज वन मेथड कि लॉकआउट जो है किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाए। पॉइंट नंबर 2 इज दैट मे इंक्लूड चेंजिंग लॉक्स। लॉक्स को चेंज करने से लॉकआउट किस तरह से हो सकता है, क्योंकि जैसे पहला पॉइंट है कि आप एम्प्लॉयज़ को अंदर नहीं आने देना चाहते। तो कई बार ऐसा होता है ऑर्गेनाइजेशन में कि जो लीडर्स हैं, जो आपके एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनको कुछ अथॉरिटी दी जाती है, अथॉरिटी डेलीगेट की जाती है, जिसमें कि जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, जो फैक्ट्रीज हैं, प्रोडक्शन जहाँ पर होता है वहाँ पे उन सेटअप्स की जो लॉक्स की चाबी उनके पास होती है, डुप्लीकेट चाबियाँ जो हैं उनके पास होती हैं, सो दैट इन केस अगर कोई अर्जेंट रिक्वायरमेंट या रात में या अर्ली मॉर्निंग अगर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट होता है, या प्रोडक्शन जो है कभी अपने गोल्स को कंप्लीट करने के लिए रात दिन काम चलता है, तो उस कंडीशन में जो एग्जीक्यूटिव्स हैं या फिर जो आपके लीडर्स हैं जो मजदूरों के, तो उनके पास उन ऑर्गेनाइजेशंस के लॉक की चाबी होती है। तो इस तरह के लॉकआउट में उन चाबियों को यूज ना किया जाए, तो उस कंडीशन में जो है ऑर्गेनाइजेशन पे लॉक्स जो है उनको बदल दिया जाता है, ताकि किसी भी तरह से एम्प्लॉय जो है वो अंदर ना आ जाए। बट स्टिल अगर वो दीवार फांद के, तार कूद के किसी तरीके से जो है वो अंदर आने की कोशिश करें ताकि तोड़फोड़ की जाए, या फिर किसी भी तरीके से डिस्प्यूट को बढ़ाया जाए, तो उस कंडीशन में तीसरा पॉइंट ये हो सकता है कि हायरिंग सिक्योरिटी गार्ड्स फॉर द प्रेमिसेस। तो उस आपकी कंपनी के प्रेमिसेस के अंदर कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स को आप हायर कर सकते हैं, जिसमें जिनको ये आप गाइड कर सकते हैं, या उनको ऑर्डर दिया जाता है कि आप जो है किसी भी एम्प्लॉय को उस कंपनी प्रेमिसेस के अंदर ना आने दें। तो इस तरह से जो है एक लॉकआउट को इंप्लीमेंट किया जाता है इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन द कंपनी प्रेमिसेस। तो नंबर 1 इज कि एम्प्लॉयज को ना आने दिया जाए। नंबर 2, लॉक्स को चेंज कर दिया जाए ताकि वो डुप्लीकेट चाबियों का यूज करके अंदर ना आ जाएं। और तीसरा, इन केस अगर वो आ भी जाते हैं तो वी हैव सिक्योरिटी गार्ड्स। तो सिक्योरिटी गार्ड्स को हायर करके उनको हम इन द प्रेमिसेस रोक सकते हैं, ताकि जो एम्प्लॉयज हैं वो कंपनी के अंदर ना आ सकें। तो दिस इज सिंपल प्रोसीजर हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट लॉकआउट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ना व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लॉकआउट। ये लॉकआउट देखिए आपके सिलेबस का एक पार्ट है, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, तो क्योंकि इसमें से कई बार जो है क्वेश्चन आपका सीटी में भी पूछा गया है। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था, लॉकआउट और क्लोजर में क्या डिफरेंस है। क्लोजर क्या होता है अभी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में अभी हम डिस्कस करेंगे कमिंग स्लाइड्स में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ना व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लॉकआउट। लॉकआउट का कॉज क्या है, रीजन क्या है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब स्ट्राइक हो जाता है तो उसको काउंटर करने के लिए जो है हम लॉकआउट करते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज ने कुछ डिमांड की है, अगर हम नहीं पूरी कर सकते, जो एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयर है वो उन डिमांड्स को नहीं पूरी कर सकता, मे इट बी एनी रीजन, हो सकता है इतना प्रॉफिट ना हो सकता है कोई और भी रीजंस की वजह से अभी जो है वो इस कंडीशन में नहीं है कि एम्प्लॉयज की जो सैलरी में इंक्रीमेंट किया जाए। हो सकता है कोई लॉस जो है वो बियर कर, जैसे 20 लोग या 25 लोग ऐसे हैं जो कि स्ट्राइक करके बैठे हुए हैं, तो उस कंडीशन में आप उन 25 लोगों के लिए लॉकआउट जो है वो आप इंप्लीमेंट करेंगे। तो उस कंडीशन में जब लॉकआउट हो जाएगा तो बाकी जो 75 लोग काम कर रहे हैं वो तो काम कर रहे हैं और अर्न भी कर रहे हैं, बट वो 25 लोग, जैसे ग्रीडी डॉग वाली आपने कहानी सुनी है कि वो जो एक डॉग है वो दूसरा जो बोन पीस है उसको लेने के लिए अपना पहले वाला पीस भी छोड़ देता है। तो उसी तरीके से जो अभी तक 10,000 रुपए महीना वो कमा रहे थे वो भी जो है हो सकता है कि हाथ से फिसल जाए, क्योंकि जो बाकी 75 लोग हैं वो तो अर्न कर रहे हैं, लेकिन उन जो 25 लोग छोड़ चुके हैं, जो स्ट्राइक कर रहे हैं, उनके हाथ से हो सकता है कि ये नौकरी भी चली जाए। तो इस तरह से लॉकआउट जब कर दिया जाएगा, जब एम्प्लॉयर जो है उन डिमांड्स को नहीं मानेगा, तो उस तरह से वो अपने टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है इन्फोर्स कर सकता है ऑन दैट ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज। नंबर 2, इट कैन फोर्स अनआयनाइज्ड वर्कर टू एक्सेप्ट न्यू कंडीशन सच एज लोअर वेजेस। हो सकता है कि जो एम्प्लॉयर है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसी एक बहुत भारी नुकसान में चल रही है, और कई बार ऐसा होता है स्ट्राइक के बिना भी जो है लॉकआउट कर दिया जाता है। रीजन बीइंग कि एम्प्लॉयर जो है वो इतनी सैलरीज अपने एम्प्लॉयज को नहीं दे सकता, क्योंकि इतना लॉस हो चुका है, इतना प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। तो उस कंडीशन में वो हो सकता है कि आप काम जो है एज इट इज चल रहा है, देयर इज नो स्ट्राइक, बट 10,000 से वो हो सकता है कि 9,500 रुपए देना चाहता है।
तो उस कंडीशन में वो जो है एक फोर्सफुली जो है वर्कर्स को न्यू कंडीशंस न्यू जो उसकी पॉलिसीज हैं उसको मनवाने के लिए जो है लॉकआउट कर सकता है। वो सीधा तरीके से बहुत ही हम हम्बली भी वो बोल सकता है कि बिकॉज ड्यू टू लॉस इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो अभी जो है हम अपनी जो सैलरीज हैं उसको थोड़ा सा डिल्यूट कर रहे हैं, तो 10,000 की जगह 9,500 रुपये जो है हम पे करेंगे। हो सकता है कि कोई कंडीशन डाल दे कि अगले 6 महीने तक या अगले 2-3 महीने तक ऐसा होगा। जैसे कि अभी अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी इसमें लॉकडाउन और लॉकआउट में बहुत डिफरेंस है, आप कंफ्यूज ना होइएगा। जो अभी लॉकडाउन इंडिया में चल रहा है उसमें और लॉकआउट में ये बहुत डिफरेंस है। तो जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है इंडिया के अंदर, तो उसमें कई ऑर्गेनाइजेशंस में अगर आपके नोन में आपके जो फादर हैं या आपके जो आस पड़ोस में जो लोग हैं, आपकी फैमिली में कुछ ऐसे मेंबर्स होंगे जिसमें कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं कुछ लोअर वेजेस जो हैं वो पे कर रही हैं, क्योंकि कंडीशन ऐसी है क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, सेल्स नहीं हो रही है लॉकडाउन के टाइम पे। अभी जो 2-3 महीने पहले जो है लॉकडाउन चल रहा था, उस कंडीशन में क्योंकि सेल्स नहीं हो रही, उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो या तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो जॉब छोड़ दीजिए या फिर जो है आपको हफ्ते में 4 दिन आना और 4 दिन की ही सैलरी मिलेगी। तो लोअर वेजेस जो हैं इस तरह की, ये एक एग्जांपल हुआ जो लॉकडाउन का, उसमें जो आपके एम्प्लॉयर्स हैं वो फोर्सफुली वर्कर्स को न्यू पॉलिसीज और न्यू कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के लिए जो है वो फोर्स कर सकते हैं, जैसे कि लोअर वेजेस। तो मेरे नोन में जैसे काफी सारे लोग हैं उनकी जो है वेजेस को रिड्यूस कर दिया गया, क्योंकि हफ्ते में 3 या 4 दिन, जैसे ऑड इवन दिल्ली में चल रहा है, या पंजाब साइड पे भी ऑड इवन चल रहा है, तो वहां पर यह है कि 3 दिन दुकान खुल रही है, 3 दिन नहीं खुल रही है। तो वहां के जो वर्कर्स हैं, क्योंकि इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो लोअर वेजेस जो हैं उनको एक्सेप्ट करने पड़े। अदरवाइज देर इज अ लॉकआउट कि ठीक है आप कल से काम पे ना आइए। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव समथिंग, ठीक है। तो कि ये बोले कि नहीं नहीं पूरी सैलरी देंगे और अदरवाइज हम काम पे नहीं आएंगे, तो उस कंडीशन में तो दोनों तरफ से लॉस है। तो दिस इज अनदर कॉज ऑफ लॉकआउट। एक और पॉइंट जो है इट इज कि मैनेजर में यूज द थ्रेट ऑफ अ लॉकआउट और एन एक्चुअल लॉकआउट टू कन्विंस द यूनियन ऑफ बैक डाउन इफ द यूनियन इज आस्किंग फॉर हायर वेजेस या बेटर बेनिफिट्स, कि आप हमारे जो वेजेस जो हैं उनको इंप्रूव कर दीजिए या फिर हमें कुछ बेनिफिट्स अलग से दे दीजिए। ये वाला पॉइंट हम पिछली स्लाइड में हम जो है डिस्कस कर चुके हैं। तो लॉकआउट जो है या एक्चुअल लॉकआउट हम कर देते हैं, या फिर उसको यूनियन को डराते हैं कि हम जो है लॉकआउट कर देंगे, ताकि जो हायर वेजेस जो वो डिमांड कर रहे हैं या बेनिफिट्स जो है वो डिमांड कर रहे हैं उनको ना माना जाए। तो इट इज अ काउंटर टू स्ट्राइक, सिंपल। अभी थोड़ी देर पहले जो है मैंने आपको बोला कि ये क्वेश्चन जो है सिटीज में 1-2 बार आ चुका है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉकआउट एंड क्लोजर। डिफरेंस क्या है, क्लोजर इज अनदर टर्म, अभी डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है दोनों का, लॉकआउट और क्लोजर का। पहला पॉइंट अगर देखें तो लॉकआउट मींस द टेम्पररी क्लोजिंग ऑफ द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयर। अभी जब मैंने आपको लॉकआउट समझाया, तो लॉकआउट में इट इज अ टेम्पररी क्लोजिंग, थोड़े टाइम के लिए जो है, जब तक कि आपका डिस्प्यूट जो है वो सेटल नहीं हो जाता, नेगोशिएशंस नहीं हो जाते, तब तक के लिए टेम्पररीली जो है हम लॉकआउट कर रहे हैं, जिसमें कि हम एम्प्लॉयज को रिफ्यूज कर रहे हैं काम करने के लिए रिफ्यूज कर रहे हैं। हाउएवर क्लोजर जो है इट मींस अ परमानेंट क्लोजिंग और डाउन ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, जब किसी बिजनेस को बंद करना होता है, दैट इज कॉल्ड क्लोजर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि लॉकआउट जो है टेम्पररी क्लोजिंग है और क्लोजर जो है दैट इज अ परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो जहां पर काम किया जा रहा है, जहां पर एम्प्लॉयमेंट है, उस प्लेस को, उस लोकेशन पे जो आपका प्रोसेस है, जो फैक्ट्री है, उसको परमानेंटली क्लोज कर दिया जाए। दिस इज वन डिफरेंस। अनदर डिफरेंस इज कि लॉकआउट में एम्प्लॉयर जो है वो बिजनेस को या जो काम है, प्रोडक्शन है, उसको क्लोज करता है। लेकिन क्लोजर में क्या डिफरेंस है, एम्प्लॉयर क्लोजेज द बिजनेस इटसेल्फ। यहां पर देखिए थोड़ा सा डिफरेंस यही है कि ये जो है टेम्पररीली जो बिजनेस का जो जगह है उसको बंद कर देता है थोड़े टाइम के लिए। यहां पर बिजनेस ही बंद कर दिया गया, कंप्लीट बिजनेस जो है वो शट डाउन कर दिया गया, क्योंकि इतना ह्यूज लॉस हो चुका है जिसको रिकवर करना मुश्किल है। तो आप बिजनेस को डायरेक्टली जो है वो शट डाउन कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तीसरा जो है, इन द केस ऑफ लॉकआउट देयर इज अ सस्पेंशन ऑफ वर्क, काम को सस्पेंड कर दिया गया है कुछ टाइम के लिए। लेकिन क्लोजर में देयर इज अ डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द बिजनेस को आगे कंटिन्यू ही नहीं करना है, वहीं पर आपने उसको खत्म कर दिया। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लॉकडाउन एंड क्लोजर। तो मेन जो डिफरेंस है, जो बेसिक डिफरेंस है, दैट इज कि लॉकडाउन एक टेम्पररी इंस्ट्रूमेंट है और क्लोजर जो है दैट इज अ परमानेंट क्लोजिंग ऑफ द बिजनेस।
इसमें एक क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि इफ द एम्प्लॉयर शिफ्ट द मैन्युफैक्चर, ये नीचे जो लिखा हुआ है, इट इज अ क्वेश्चन, इफ द एम्प्लॉयर शिफ्ट द मैन्युफैक्चर ऑफ वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, डज इट अमाउंट टू क्लोजर? जैसे कि अगर आप पार्ले या ब्रिटानिया या नेस्ले या इस तरह की जो बड़ी कंपनीज हैं, इस तरह की कंपनीज की बात करें तो इसके बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। जैसे कि हो सकता है कि नेस्ले की बहुत सारी चॉकलेट्स बन रही हैं और अलग अलग जगह पर बन रही हैं, मेड विद दिल्ली, आगरा, मथुरा, हो सकता है बेंगलोर में भी बन रही हो। तो उस कंडीशन में जैसे देखा जाए, दिल्ली, आगरा और मथुरा जो है नज़दीक हैं, ये जस्ट एक एग्जांपल है, और बेंगलोर जो है बहुत दूर है। तो हमें अपना प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल है वो दिल्ली, मथुरा और आगरा में तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन ऑन द अदर प्लेस बेंगलोर में अलग से हमें जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देनी पड़ रही है। तो व्हाट वी कैन डू इज कि जो बेंगलोर वाला जो प्लांट है वहां से हम चॉकलेट्स वाला जो सेक्शन है, हो सकता है बाकी चीजें एज इट इज चल रही हैं, लेकिन जो चॉकलेट जो हम बेंगलोर में अलग से रॉ मटेरियल चॉकलेट के लिए भेज रहे हैं उसको हम शिफ्ट कर दें, बेंगलोर से बंद करके उसको हम मथुरा, आगरा या दिल्ली किसी भी एक जगह पर, इस एक लोकेशन पर उसको शिफ्ट कर दें। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो कि चॉकलेट के लिए हम बेंगलोर में अलग से भेज रहे थे उसको हम अब नहीं भेजेंगे। अब वो चॉकलेट वाला सेक्शन जो है नेस्ले का बेंगलोर से हट गया, परमानेंटली हट गया, तो क्या वो क्लोजर है या नहीं? तो आंसर इज नो, क्योंकि उसकी जस्ट एक लोकेशन जो है वो चेंज की गई है। बाकी सब चीजें जो बाकी सब सेक्शन जो है, डिपार्टमेंट जो है, अलग जो प्रोडक्ट्स हैं वो एज इट इज चल रहे हैं, लेकिन उसकी लोकेशन चेंज करके हमने दिल्ली, मथुरा या आगरा कर दिए। ठीक है, तो इस तरह का जो है एक हमारा एक केस स्टडी भी है, जो कि अभी है तो हम नहीं करेंगे, बट यू कैन रीड इट, क्योंकि एक बॉम्बे हाई कोर्ट में इस तरह का एक केस आया था। तो इसमें जो है कुछ मैन्युफैक्चरिंग, कुछ एक प्रोडक्ट्स की एक यूनिट से एक दूसरी जगह पर जो है उसको किया गया, तो इट इज नॉट अ केस ऑफ क्लोजर। तो आपके कुछ जब इस तरह के डिस्प्यूट्स इंडस्ट्री में हो जाते हैं तो उसको सेटल करने के लिए कुछ एक अथॉरिटीज जो हैं वो असाइन की गई हैं। तो कुछ एक इस तरह के जो अथॉरिटीज़ हैं उनका नाम यहाँ पर दिया हुआ है कि वर्क्स कमेटी है, कॉन्सिलेशन ऑफिसर है, कॉन्सिलेशन बोर्ड है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रेटर्स, ग्रीवेंसेस सेटलमेंट अथॉरिटी। तो ये कुछ एक ऐसी अथॉरिटीज़ हैं हमारे कंट्री में जिसमें कि इन सब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अकॉर्डिंगली जो है डिस्प्यूट का सेटलमेंट किया जाता है। और ये सेटलमेंट करने के लिए जो इनमें जो आपके कंप्लेंट्स हैं, चाहे वो एम्प्लॉयर भी कर सकता है और चाहे तो एम्प्लॉयज़ भी जो है इसमें कंप्लेन कर सकते हैं, ताकि किसी भी तरह का जो सेटलमेंट है डिस्प्यूट का वो किया जा सके। तो दिस इज वन एक्ट। और एक और एक्ट जो है अभी हम डिस्कस करते हैं, दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। तो ये एक दूसरा एक्ट है। बाकी इस यूनिट में जो है आपके 5-6 तरह के एक्ट हैं। अभी हम आज जो है 2 ही एक्ट पढ़ेंगे। तो एक तो हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 पढ़ चुके हैं। दूसरा एक्ट जो अभी हम डिस्कस करेंगे बहुत छोटा सा है, छोटा सा पोर्शन है हमारे सिलेबस में, अदरवाइज इट इज़ अ बिग टॉपिक। तो अभी हम सिलेबस के ओरिएंटेड जो है टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो द वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट 1923, दिस इज द फुल नेम ऑफ दिस एक्ट, वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट 1923। तो कंपनसेशन का मतलब मैंने आपको पहले भी जब वेजेस और इंसेंटिव्स के बारे में बताया था तब आपके साथ डिस्कस किया था कि कंपनसेशन जो है वो किसी चीज के जो सर्विसेज जो है एम्प्लॉय जो है प्रोवाइड कर रहा है टू द एम्प्लॉयर, उन सर्विसेज के कंपनसेशन में एम्प्लॉयर क्या करता है कि उनको वेजेस देता है, इंसेंटिव्स देता है, जो पेमेंट्स हैं वो किया जाता है, मॉनेटरी फंड में कुछ या अदरवाइज कुछ बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड करता है। तो दैट इज द कंपनसेशन, कि उसके एवज में एम्प्लॉय को क्या दिया जा रहा है। तो वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट 1923 में उन कंपनसेशंस के रिगार्ड में जो है कुछ एक रूल्स जो है, जो पॉलिसीज हैं वो बनाई गई हैं। तो इस एक्ट में इसका जो 1923 में जो है इसका एक्ट नंबर इज 8, और ये 5 मार्च 1923 को जो है वो इनेक्ट किया गया इन द कंट्री। बेसिक पर्पस क्या है एक्ट का कि जैसे अभी आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि एक्सीडेंट्स के बारे में, सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में जो है लास्ट लेक्चर था। तो इस तरह की जब कोई एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तो उसमें मैंने आपको एक्सीडेंट्स के टाइप्स भी बताए थे कि इंजरी किस किस तरह की हो सकती है, मेजर या माइनर हो सकती है, पार्शियल इम्पेयरमेंट हो सकता है, डिसेबलमेंट हो सकता है। तो किसी भी तरह के जो आपके एक्सीडेंट्स की वजह से कुछ इंजरीज हो जाती हैं, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंगली जो पर्पस इसका एक्ट का है वो ये है
कि जब किसी एम्प्लॉयर को या एम्प्लॉय को किसी भी एक्सीडेंट की वजह से कोई इंजरी हो जाती है, चाहे वो परमानेंट हो चाहे टेम्पररी हो, तो एज पर दिस एक्ट उसको कुछ कंपनसेशन जो है वो दिया जाता है। तो एम्प्लॉयर जो है, जो वर्कमैन को, जो एम्प्लॉयज हैं, उनको कुछ कंपनसेट करती है इन द केस ऑफ एनी इंजरी बाय द एक्सीडेंट, अगर वो इंडस्ट्री के अंदर हुई है तो। अब उसमें भी कुछ एक जो है टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो क्या है उसको अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो कुछ सर्टेन क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयर्स को जो है वो पेमेंट किया जाता है या कंपनसेशन दिया जाता है जो इंजरी किसी एक्सीडेंट की वजह से होती है, जो एक्सीडेंट इंडस्ट्री के अंदर हुआ है। तो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट की जो इंट्रोडक्शन है 1923 वाले की, इज अमंग द अर्लीस्ट सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन इन इंडिया। ठीक है, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि कब इनेक्ट किया गया और किस तरह की। इसकी आप थोड़ा सा अगर ओवरव्यू लेना चाहें तो इसका पूरा एक्ट का जो है ओवरव्यू या पूरी जो फाइल है एक्ट की, वो मैं DEIFOE.org पर अपलोड कर दूंगा। वहाँ से आप जो चाहें तो उसको और भी अच्छे से जो है ओवरव्यू ले सकते हैं। तो इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर जो है, दिस इज द अर्लीस्ट सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन इन इंडिया। और बेसिकली इसका जो पर्पज, जैसे मैंने लास्ट लाइन में आपको बताया कि एम्प्लॉयर इज लायबल टू पे कंपनसेशन टू द एम्प्लॉयज हु आर अफेक्टेड और टू देयर डिपेंडेंट्स इन द केस ऑफ डेथ। मतलब कि जो एम्प्लॉयर है उसकी लायबिलिटी बन जाती है टू पे द कंपनसेशन टू द एम्प्लॉयज। जो उसके एम्प्लॉयज हैं उसको कंपनसेट करना, उनको कुछ पैसा देना उसके एवज में। हो सकता है कि जैसे आपके कुछ एक्सीडेंट हो गया है और किसी वर्कर का अगर हाथ जो है वो काम करना बंद कर दिया, अब उस कंडीशन में क्योंकि वो एक्सीडेंट अगर एम्प्लॉयर के वजह से हुआ है या उस इंडस्ट्री के अंदर इंडस्ट्री की वजह से ही हुआ है, तो उस कंडीशन में जो है कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो इस चीज़ को जो है इस इन केस अगर कोई डेथ हो जाती है, कोई अगर डेथ हो किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो उसके डिपेंडेंट्स हैं, उस एम्प्लॉय के जो डिपेंडेंट्स हैं, उनको जो है वो कंपनसेट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एम्प्लॉय है जिसकी डेथ हो चुकी है, अब उस कंडीशन में वो तो कंपनसेशन ले नहीं सकता, तो उसके जो डिपेंडेंट्स हैं, उसकी हो सकता है वाइफ है, उसके हो सकते हैं बच्चे जो हैं, उनको जो है वो कंपनसेशन दे दिया जाएगा। नाउ व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट? इसकी एप्लीकेबिलिटी जो है पूरे इंडिया में, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, ये कुछ एक इसके पॉइंट्स हैं। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। तो इंडिया में कहीं पर भी जो है इसकी एप्लीकेबिलिटी है, तो कोई भी इंडस्ट्री है, किसी भी तरह का जो है ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर ये जो है एप्लीकेबल रहेगा इन ऑल ओवर द इंडिया। और इसको जो है, इसको लागू किया गया, इसको एग्जिस्टेंस जो है इसकी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1924। आपके क्वेश्चन बैंक में एक क्वेश्चन है कि एम्प्लॉयर की क्या क्या लायबिलिटीज हैं। लायबिलिटीज मतलब क्या देनदारियां हैं। एम्प्लॉयर जो काम करवाने वाला जो एम्प्लॉयर है, जिसने कि एम्प्लॉयर्स को हायर किया हुआ है, उसकी क्या क्या जो है लायबिलिटीज हैं, उसको हम डिस्कस करें। कुछ 4-5 ऐसी लायबिलिटीज हैं, शॉर्ट में आपको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूं कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो इस चीज के लिए लायबल है आपके कंपनसेट करने के लिए टू द वर्कमैन और द एम्प्लॉय। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है किसी ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, या जब वो काम कर रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में, हो सकता है मशीन पर काम कर रहा है, लेकिन उस मशीन पर जो है जब कोई एक्सीडेंट हो जाए, मे बी वो मशीन जो है वो खराब है, और उस मशीन के खराबी होने के कारण आपने जो है उस एम्प्लॉय को बताया नहीं है कि मशीन में इस तरह की कोई नुक्स है, कोई दिक्कत है, तो उसको आपने उस मशीन पर काम करने के लिए लगा दिया। अब क्योंकि वो मशीन जो है वो आपकी डिफॉल्टेड है, तो उसमें कोई फॉल्ट है जिसकी वजह से एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसमें कि एम्प्लॉय को कोई इंजरी फेस करनी पड़ी, जिसमें कि जैसे ए नंबर पॉइंट जो है दैट इज टोटल या पार्शियल डिसेबलमेंट हो गया। हाथ जो है वो आपका हो सकता है कि जो जो वर्कमैन है उसका वो हाथ काम करना बंद कर जाए, चाहे वो आधा पार्शियल, चाहे वो फुली जो है टोटल डिसेबलमेंट हो गया। कई बार हो सकता है कि मशीन की वजह से हाथ कट जाए, तो उस कंडीशन में आपका जो है एम्प्लॉयर इज लायबल टू पे द कंपनसेशन टू दैट एम्प्लॉय। अगर
इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंजरी, जिसमें कि कोई डेथ हो जाती है किसी एक्सीडेंट की वजह से, तो उस कंडीशन में जो है उसमें कुछ एक अलग टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं, जैसे कि वर्कमैन हैविंग बीन एट द टाइम ऑफ देयर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रिंक और ड्रग्स। इसका मतलब अगर जो काम करने वाला व्यक्ति है, मशीन के ऊपर कोई ऐसा फॉल्ट नहीं है, मशीन जो है प्रॉपरली वर्क कर रही है, लेकिन जो वर्कर है वो ड्रिंक करके आया हुआ है, ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में है, तो उस कंडीशन में जो है एम्प्लॉयर की कोई लायबिलिटी नहीं बनती कि वो जो है कंपनसेट करे, क्योंकि रीजन फॉर द एक्सीडेंट इज इटसेल्फ द एम्प्लॉय। तो ड्रिंक्स या ड्रग्स अगर लिए हुए हैं उसने, तो उस कंडीशन में देयर इज नो लायबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर, तो कंपनसेशन नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है टर्म्स एंड कंडीशंस में कि विलफुल डिसओबीडियंस, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई मशीन जो है वो उसमें कोई फॉल्ट है, उसमें जो है अच्छे से काम नहीं कर रही है और एक्सीडेंट्स होने के चांसेस हैं, तो जो सुपरवाइजर है उसने उस एम्प्लॉय को उस मशीन पर काम करने के लिए मना कर दिया है। तो जो उसको फॉर द सिक्योरिटी पर्पस जब उसको काम करने से मना कर दिया है, लेकिन फिर भी वो डिसओबे करे, उस सुपरवाइजर के जो इंस्ट्रक्शन है उसको डिसओबे करके जबरदस्ती उस मशीन पर अगर वो काम कर रहा है, तो उस कंडीशन में, क्योंकि विलफुल डिसोबीडियंस है, उस कंडीशन में क्योंकि उसने सुपरवाइजर की कंडीशंस को या डायरेक्शंस को नहीं माना, उस वजह से एक्सीडेंट हुआ है, तो इस कंडीशन में भी एम्प्लॉयर की कोई लायबिलिटी नहीं बनती कि वो कंपनसेट करेगा टू दैट एम्प्लॉय और द फैमिली ऑफ द एम्प्लॉय। और तीसरा जो है कंडीशन ये है कि अगर कोई आदमी, कोई वर्कर जो है किसी हाइट पर काम कर रहा है, या हाइट पर काम करते समय जो आपके सेफ्टी गार्ड्स जो हैं, सेफ्टी आपके कुछ बेल्ट्स वगैरह जो हैं, ताकि अगर आप गिर जाएं वहां से, तो उन बेल्ट से जो है थोड़ी सेफ्टी रहती है। तो अगर कोई वर्कर इस तरह से विलफुली उसको रिमूव कर दे, या उस सेफ्टी गार्ड जो है, जो सेफ्टी आपके पीपीज हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है, उनको डिसरिगार्ड करे, उनको हटा दे, तो उस कंडीशन में जो है एक्सीडेंट होगा ही होगा। तो उस कंडीशन में भी जो है लायबिलिटी नहीं है एम्प्लॉयर की कि वो जो है कंपनसेट करेगा। दूसरा एग्जांपल ये हो सकता है कि कोई एक ऐसी केमिकल फैक्ट्री है जिसमें कि कुछ डेंजरस फ्यूम जो है वो इनहेल हो सकते हैं किसी केमिकल्स की वजह से, तो उस कंडीशन में जो है एम्प्लॉयज को मास्क प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि वो जो इस तरह के हार्मफुल या जो पॉइजनस जो फ्यूम्स हैं उनको इनहेल ना करें। लेकिन अगर जो है वो एम्प्लॉय रिमूव कर देता है अपने मास्क को जो जो प्रोवाइड किए गए हैं फॉर द सेफ्टी ऑफ दैट एम्प्लॉय, अगर वो उनको रिमूव कर देता है अपनी इच्छा से, तो उस कंडीशन में जो है, इन कंडीशंस में जो है लायबिलिटी नहीं बनेगी एम्प्लॉयर की कि वो कंपनसेट करे, बिकॉज यहां पर जो गलती है वो खुद एम्प्लॉय की है एंड नॉट ऑफ द एम्प्लॉयर। और दूसरी जो लायबिलिटी कुछ एक जो है इस एक्ट के अकॉर्डिंगली, वो ये है कि कुछ एक आपके जो है ऑक्यूपेशनल डिजीजेस होते हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आपने कुछ ऑक्यूपेशनल डिजीजेस के बारे में पढ़ा होगा। ऑक्यूपेशनल डिजीजेस अगर नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफली थोड़ा सा बता देता हूँ। ऑक्यूपेशनल डिजीज कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं जो कि काम करने की वजह से होती हैं। ज्यादा काम करने की वजह से जो है कुछ एक डिजीजेस हो जाती हैं, जैसे कि अगर आंखों का जो है बहुत ज्यादा जोर लग रहा है, तो हो सकता है कि आपकी आई साइट जो है वो वीक हो जाए, तो दैट इज एन ऑक्यूपेशनल डिजीज जो कि उस तरह का काम करने से हुई है। दूसरा एग्जांपल ये हो सकता है कि जैसे जो कोल माइंस में काम करते हैं, भारत मूवी आप लोगों ने देखी होगी सलमान खान जी की, तो उसमें जो कोल माइंस के अंदर या इस तरह के जो माइंस में जो लोग काम करते हैं, जहां पे कोयला बहुत होता है, जहां पर डस्ट फ्यूम्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो उस तरह के वर्कर्स के जो लंग्स हैं वो इन्फेक्ट हो जाते हैं। तो लंग्स में इन्फेक्शन होने की वजह से दैट इज अ काइंड ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीजेस। जो समुद्र में काम करते हैं उनको स्किन डिजीजेस हो सकती हैं, जिसका रीजन क्या है, ऑक्यूपेशन। तो ऑक्यूपेशनल डिजीजेस, इसीलिए इसका नाम डला है ऑक्यूपेशनल डिजीजेस। तो उस काम को करने के लिए, ऑक्यूपेशन को अर्जित करने के लिए जो डिजीजेस हो गई, दोज आर ऑक्यूपेशनल डिजीजेस। तो स्किन डिजीज हो सकती हैं जो कि सी में काम करते हैं। इसी तरह से जो आपकी जो लेबर है जो कि भारी चीजें उठाती है, जैसे कि ईंट को जो है बार बार उठाना या पटकना एक जगह पर, तो उनकी जो रिस्ट है, उसकी जो नर्व है वो कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड, अगर उनकी डाइट अच्छी नहीं है तो हो सकता है कि बहुत जल्दी जो है उनकी वो नर्व्स जो है वो कमजोर हो जाए, वीक हो जाए। तो उस कंडीशन में जो स्ट्रेंथ है इस रिस्ट की, या जो आपकी होल्डिंग पावर है वो रिड्यूस हो जाती है। तो दीज आर सम ऑफ द ऑक्यूपेशनल डिजीजेस। तो एम्प्लॉयर की लायबिलिटीज के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो अगर कोई एक्सीडेंट ऐसा हुआ है जो कि किसी ऑक्यूपेशनल डिजीज की वजह से हुआ है,
जो कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने की वजह से ही वो डिजीज हुई है, तो उस कंडीशन में एम्प्लॉयर की लायबिलिटी बन जाती है कि वो उस एम्प्लॉय को कंपनसेट करे। लेकिन यहाँ पर टर्म जो है वो कंडीशन जो है वो ये है कि कंटिन्यूसली नॉट लेस देन 6 मंथ्स का पीरियड जो है अगर उसने काम किया, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऑक्यूपेशनल डिजीज उसको हो जो कि पहले जहां पर वो काम करके आ चुका है वहां पर वो ऑक्यूपेशनल डिजीज हुई हो, लेकिन जस्ट अभी 1 महीने पहले जो है उसने यहाँ पर ज्वाइन किया और एक्सीडेंट हो गया फॉर बिकॉज ऑफ दैट ऑक्यूपेशनल डिजीज। तो उस ऑक्यूपेशनल डिजीज का रीजन इज नॉट दैट एम्प्लॉय जहां पर वो अब काम कर रहा है, उस एम्प्लॉयर की वजह से नहीं हुआ है। तो इस कंडीशन में जो है कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो ऑक्यूपेशनल डिजीज इसी फॉर्म में, इसी ऑर्गेनाइजेशन में, इसी फैक्ट्री में काम करने की वजह से वो डिजीज हुई है जिसकी वजह से कोई एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट की वजह से कोई इंजरी हो गई है, तो उस कंडीशन में एम्प्लॉयर को जो है ये लायबल, ही इज लायबल टू पे द कंपनसेशन टू दैट एम्प्लॉय। Okay. Next liability is just because of provincial government, कुछ एक आपके जैसे कि कोई इंजरी अगर किसी एक्सीडेंट की वजह से हो जाती है तो जो एम्प्लॉय है वो किसी गवर्नमेंट या ऑफिशियल गेजेटेड ऑफिसर को अगर 3 महीने के अंदर अंदर जो है वो नोटिफाई नहीं करता है, रिटर्न कंप्लेंट नहीं देता है, तो उस कंडीशन में एम्प्लॉयर की लायबिलिटी नहीं बनती है। जिस दिन आपका जो है एक्सीडेंट हो गया, इंजरी हो गई है, उस वजह से अगर कोई आपका कोई डिसेबलमेंट हो चुकी है तो आपको जो है विद इन 3 मंथ्स ऑफ दैट टाइम पीरियड, जिस दिन आपकी इंजरी हुई है, विद इन 3 मंथ्स ऑफ दैट टाइम पीरियड आपको जो है रिटर्न जो है एप्लीकेशन या कंप्लेंट जो है वो करनी पड़ेगी, तभी जो है आपको कंपनसेशन मिलेगा, अदरवाइज नॉट। जैसे सेक्शन सब सेक्शन 2 और 3 में जैसा कुछ लिखा हुआ है, तो नो कंपनसेशन शैल बी पेबल टू द वर्कमैन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डिजीज अनलेस द डिजीज इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू अ स्पेसिफिक इंजरी और बाय द एक्सीडेंट। अब कोई एक्सीडेंट हुआ, उसे कोई ऑक्यूपेशनल डिजीज है, लेकिन एक्सीडेंट जो हुआ है वो उस क्योंकि जब इसका इन्वेस्टिगेशन होगा जब कंपनसेशन करने के लिए, तो इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि जो वर्कर है जो हाथ से भारी चीज़ें उठाते हैं बार बार, तो उनकी जो रिस्ट की जो नर्व है वो जो है कमज़ोर पड़ गई है। लेकिन जो एक्सीडेंट हुआ है वो किसी और रीज़न से हुआ है, लोड क्योंकि वो बियर नहीं कर रहा था, लोड वो उठा नहीं रहा था, लेकिन उसकी कुछ और गलती थी, जैसे कि मशीन जो है उसने सही तरीके से ऑपरेट नहीं की, गलत बटन दबा दिया। तो यहाँ पर जो गलती एम्प्लॉय की है, तो क्योंकि वो ऑक्यूपेशनल डिजीज जो है उससे उस एक्सीडेंट का कोई लेना देना नहीं है, तो उस कंडीशन में आप ये जो है आप नहीं बोल सकते कि ऑक्यूपेशनल डिजीज से एक्सीडेंट हुआ है, तो उस कंडीशन में जो है एम्प्लॉयर की लायबिलिटी यहाँ पर भी खत्म हो जाती है। तो जो आपके जो इंजरीज हैं उसका एग्रीमेंट या जो उसका जो लेखा जोखा है उसका इस एक्ट के अकॉर्डिंगली जो है वो कंपनसेशन पे किया जाएगा। तो उस कंडीशन में जो आपके जो डैमेजेस हैं उसके बारे में आपको इंजरी के बारे में आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा टू द कमिश्नर, और या जो एग्रीमेंट जो आपका जब आप काम शुरू करते हैं तो वर्कमैन और जो एम्प्लॉय है और जो एम्प्लॉयर है उन दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ होगा, तो रिटर्न आपके पास पहले से एग्रीमेंट भी होता है कि अगर किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट या इंजरी हो जाती है तो उस कंडीशन में आपका कंपनसेशन जो है वो क्या होगा और कितना होगा, किस तरह की इंजरी पे किस तरह का कंपनसेशन होगा। तो वो जो है आपका एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली एक्ट